Admiral R. Hari Kumar, Chief of Naval Staff, Mrs. Kala Hari Kumar, President Navy Wellness and Welfare Association, वो भी मौजूद है ना, वाइस एडमिरल अधीर अरोरा, चीफ हाइड्रोग्राफर, वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन, कंट्रोलर ऑफ पर्सनल सर्विसेज, रेयर एडमिरल जसविंदर सिंह, चीफ ऑफ स्टाफ, सदर्न नेवल कमांड, डॉक्टर मधु एस नायर, सीएमडी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, रक्षा मंत्रालय के सारे सीनियर ऑफिशियल्स, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि मुझे आज इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर आप सभी मित्रों के साथ बैठकर योगा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक राष्ट्र और एक संस्कृति के रूप में यह हम सब के लिए बेहद गौरव का विषय है कि दुनिया अब हमारी संस्कृति को यानी कल्चर को एक्नॉलेज कर रही है, और एक्नॉलेज ही नहीं कर रही है बल्कि वह अडॉप्ट कर रही है। साथियों, जब हम योग के अर्थ पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। यह मनुष्य को प्रकृति से जोड़ता है, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, यह लोक को परलोक से जोड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी बॉडी माइंड को भी यूनाइट करता है। आजकल पूरी दुनिया में जिस तरह की भागदौड़ भरी जिंदगी है, जीवन में जिस प्रकार की अलग अलग चुनौतियां मनुष्य के समक्ष आ रही हैं, उसमें मनुष्य स्वयं के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर स्वाभाविक रूप से उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है जितना देना चाहिए। इसलिए इस भाग दौड़ भरी दुनिया में तथा इस कोलाहल भरे जीवन में योग हमारे लिए एक अमृत के समान मूल्यवान है। योग हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग का पथ प्रशस्त करता है, और यह स्थिति हमारी आंतरिक दृष्टि, विवेक और विकास के लिए अनेक संभावनाएं खोलती हैं। मैं एक इसे उदाहरण के रूप में आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि जब पहली बार कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो वह कंप्यूटर करीब 1 या 2 रूम्स के बराबर, कमरों के बराबर हुआ करता था। मतलब उसका हार्डवेयर बहुत ही बड़ा था, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर यानी कि उसकी कैपेसिटी महज कुछ मेगाबाइट्स की थी। धीरे धीरे उसके विकास का क्रम आगे बढ़ा, और कंप्यूटर बनाने वाले वैज्ञानिकों ने उसके हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर के विकास पर ज्यादा ध्यान देना प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे उनके सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी बढ़ती गई और कंप्यूटर हार्डवेयर का आकार धीरे धीरे छोटा होता चला गया। जो कंप्यूटर पहले 1 या 2 रूम्स के बराबर था, वह धीरे धीरे एक बड़ी टेबल के बराबर हुआ, और फिर एक छोटी टेबल के बराबर हुआ, और आज जो लैपटॉप और मोबाइल फोन हम हाथ में लिए घूमते हैं, हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, दुनिया के वैज्ञानिकों ने क्या करिश्मेटिक काम किया है। मेरे कहने का अर्थ है, जैसे जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी बढ़ती गई और उसका हार्डवेयर छोटा होता चला गया, और वो कंप्यूटर भी कहीं और ज्यादा इफिशिएंट वे में काम करने लगा, ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने इस पूरे शरीर को हार्डवेयर मान लें और अपने मस्तिष्क को सॉफ्टवेयर मान लें, तो जैसे जैसे हम अपने सॉफ्टवेयर पर ध्यान देते जाएंगे, हमारा हार्डवेयर उतने ही इफिशिएंट वे में काम करता जाएगा। और हमारे लिए इस माइंड रूपी सॉफ्टवेयर पर ध्यान देने में योग से बड़ा माध्यम इस समय दुनिया में दूसरा कुछ नहीं है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि लोग अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए न जाने कितने पैसे खर्च करते हैं। विगत कुछ वर्षों में आपने यह भी देखा होगा कि किस प्रकार से नौजवानों में ऐसी कई बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं जो सामान्यतः प्रौढ़ावस्था के बाद मनुष्य के शरीर में आती हैं। इसके अलावा लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी लगातार घर करती जा रही हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जीवन में
ऐसे अनेक धनाढ्य लोगों को देखे हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं एक अशांति का भाव बना रहता है। वो अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में लोगों को यह समझना होगा कि किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अशांति से हमें निकालने में योग के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह तो एकदम जीरो बजट माध्यम है, एक पैसे का भी इसमें खर्च नहीं है। यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है, लेकिन आपको प्रॉफिट इतना मिलेगा कि आपने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हमने कोविड-19 के दौरान भी इस योगा के करिश्मा को देखा है। अनेक रिसर्चेज भी हमें बताती हैं कि मनुष्य की इम्यूनिटी को बढ़ाने में योग ने पूरे पैंडेमिक के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथियों, आप जानते हैं जो समुद्र में जितना गहरा उतरेगा वह उतने ही मोती प्राप्त करता जाएगा। अर्थात आप योग में जितने गहरे उतरते जाएंगे उतना ही आप धारणा, ध्यान और समाधि की ओर भी स्वाभाविक रूप से बढ़ते जाएंगे। लेकिन योग के शारीरिक पक्ष को तो मुझे लगता है कि हम में से प्रत्येक को अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए। साथियों, योग तो युगों युगों से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। हम ऐसे देश के निवासी हैं जहां अपनी योग साधना के रूप में हमारे ऋषि और मनीषी हमारे समक्ष एक अमूल्य विरासत छोड़कर गए हैं। हमारे यहाँ तो योग को मानव सभ्यता जितना प्राचीन माना गया है। आपने सुना होगा कि रामायण, महाभारत व पवित्र ग्रंथों में ऐसे प्रसंग अनेक बार आते हैं जहां मनुष्य ने सिद्धियां प्राप्त करने के लिए योग का ही सहारा लिया है। यहाँ मैं योग का अर्थ सिर्फ कुछ आसनों से नहीं है, बल्कि योग इससे कहीं अधिक व्यापक है और योग का संबंध कर्म, ज्ञान और भक्ति भी है। इसी केरल की धरती से 7वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य निकले, जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पूरे भारत में योग संस्कृति के विकास के लिए समर्पित किया। उन्होंने भारतवर्ष की योग संस्कृति के बदलाव के माध्यम से वह संदेश दिया कि जिस प्रकार एक फूल तभी सुंदर दिख पाता है जब वह अपनी पूर्णता में खिला होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी तभी विकसित हो सकता है जब वह अपने शरीर और मस्तिष्क की पूर्णता से कार्य करे। हम इस संदर्भ में भगवान बुद्ध का भी उदाहरण ले सकते हैं। वो जब तक जीवन की परेशानियों से घिरे रहे तब तक उनके मन में उन पर अशांति थी और बाद में योगा के माध्यम से ही उन्होंने उस पर नियंत्रण प्राप्त किया। तब तक वह राजकुमार सिद्धार्थ कहलाए जब तक उनके मन में अशांति थी, लेकिन जैसे उन्होंने अपने मन पर योगा के माध्यम से नियंत्रण करना प्रारंभ किया, जैसे ही उन्होंने अपने जीवन में योगा का समावेश कर दिया, तो वह राजकुमार सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। साथियों, आज हम सभी 9th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ 9 वर्ष पहले ही पहुंचा है। दरअसल योग को तो दुनिया न जाने कितने सदियों से स्वीकार कर रही है। विश्व के विभिन्न हिस्सों में, खासकर पूर्वी हिस्सों में, जापान, वियतनाम, चीन, तिब्बत जैसे देशों में योग लंबे समय से अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराता आया है। भारत में तो हमारे आराध्यों ने भी यौगिक क्रियाओं को बढ़ाया है। भगवान शिव की आदि योगी और भगवान कृष्ण की योगेश्वर के रूप में आराधना इसी का प्रमाण है। साथियों, इसके अतिरिक्त आधुनिक युग में भी स्वामी विवेकानंद द्वारा राजयोग पर लिखी गई टीका योग की सार्वभौमिकता को दर्शाती है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि भारत के इस ऐतिहासिक विरासत को भले ही यूनाइटेड नेशंस ने 9 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी हो, लेकिन योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण आज से सदियों पहले हो चुका है। साथियों, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आइए हम सब मिलकर एक प्रण लें कि हम सभी योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसलिए भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह अमृतकाल में हमारे प्रवेश के ठीक बाद मनाया जा रहा है। इसलिए इस समय हम जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे वह अमृतकाल की समाप्ति तक
यानी 2047 तक हमारी रूपरेखा को तय करेगा। अमृतकाल की समाप्ति पर हमने जो डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, हमारा वह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब भारत का प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होगा। और इस बात को सुनिश्चित करने की दिशा में योग से अधिक कारगर और कुछ नहीं है। साथियों, भारत सरकार अपने स्तर पर योग को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाने का भगीरथ प्रयास कर रही है। पूरी दुनिया ने यह भी देखा है किस प्रकार योग उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसलिए आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मुझे सचमुच ये अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि हमारे भारत के रिच कल्चरल हेरिटेज को आज सारी दुनिया स्वीकार कर रही है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।